से मुझे एक्सपोजर मिला अपनी मतलब फोटोग्राफी फीचर हुई मेरी तस्वीर, इंटरनेशनल लेवल पे भी फीचर हुई तस्वीरें, जिससे मुझे और बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपोजर मिला। फॉलोइंग काउंट भी बढ़ी, इससे लोग भी मुझे नए नए मिले, कोलैबोरेशन भी बढ़ी, क्लाइंट्स वगैरह मिले। तो ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस अभी चल रहा है। अभी जैसे इंस्टाग्राम पहले था, मतलब मैं तो ऑब्वियसली इंस्टाग्राम से स्टार्ट किया था, अब मैं आज से अपना जो काम है मैं यूट्यूब में भी परसू कर रहा हूँ, फेसबुक में भी कर रहा हूँ, टिकटॉक में भी करना चाहता हूँ, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस अभी चल रहा है कंटेंट क्रिएटिंग का, लर्निंग का, कि क्या है कि आप इसमें नई नई चीज़ें आपको मतलब एक्सप्लोर करने को मिल रही हैं। तो दिस इज ब्रीफली योर जर्नी। अभी हम आपसे पूछते हैं ना माय ज़रा, ठीक जर्नी। है? यस, और अभी हम आपसे टिप्स वगैरह भी लेते हैं फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, बट लेट मी नाउ जंप टू अली जी। अली, और आप अगेन यू आर म्यूटेड, यू आर म्यूट। तो हाँ, वो बात कर रहे थे तो मैंने म्यूट कर दिया। हाँ हाँ, पीछे कितना शोर है आपके घर में अली? जैसे मौका मिलता है यू गो म्यूट। हेडफोन्स मिलते हैं, मंगवाए हुए हैं, बस हेडफोन्स आते हैं तो मैं अच्छा अच्छा अच्छा, चलो, आई एम जस्ट टीजिंग, ओके, दैट्स माय नेचर, सो एनीवे गो अहेड। बेसिकली मैंने एज अ डिजिटल मार्केटर स्टार्ट किया था फ्रॉम इन 2009। और ये वो टाइम था जब पाकिस्तान में तो 3G भी मोबाइल्स पे ऑन नहीं था, ठीक है, हम कंप्यूटर से बैठकर, और मेरी जो मैक्सिमम ऑडियंस थी वो थी यूके यूएसए में। फ्रॉम 2009 टिल 2016 मैंने यूके यूएसए में काम किया एज अ डिजिटल मार्केटर। और 2016 में मैंने अपनी कंपनी लॉन्च की थी अवामी। मेरे साथ एक कोर पार्टनर थे एहतशाम खान। अवामी के बाद एक डिजिटल क्रिएटिव एजेंसी है रेड टेल स्टूडियो, जो मैंने लॉन्च की थी इन 2017 टिल 2017 और 2021 तक। हम तकरीबन अभी मेरे पास हैं करंटली, मैंने यूएनडीपी के साथ काम किया हुआ है, रेड क्रॉस के साथ काम किया हुआ है, पजल स्टील अभी भी मेरा क्लाइंट है, रेड सन एसोसिएट मेरा क्लाइंट है, स्पोलिन पेट्रोलियम मेरा क्लाइंट है। तो हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं जो डिजिटल मार्केटिंग की कंटेंट क्रिएशन की सारी सर्विसेज देता है। बिलबोर्ड्स उनके लगते हैं, बिलबोर्ड्स लगाते हैं, टीवी कमर्शियल्स बनाते हैं, डीवीसीज बनाते हैं, जितना भी मार्केटिंग है, जितने सॉल्यूशंस हैं इन कंपनीज को प्रोवाइड कर रहे हैं। ये एक मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। उसके बाद काम स्टार्ट कैसे होता है, ये चीज़ें कैसे होती हैं, वो मैं आप पूछती जाएंगे तो मैं ब्रीफ करता जाऊँगा। चलिए, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सो सबसे पहले तो आई थिंक देयर इज अ बर्निंग क्वेश्चन, राइट, हम सबके दिमाग के अंदर जो इस वक्त चल रहा है, यू नो, एंड ऑब्वियसली ऐसा हैशटैग है जिसके ऊपर एवरीबडी हैज बीन एंगेजिंग विद दैट कंटेंट। आई थिंक यू नो, यू गाइस नो व्हाट वेयर आई एम गोइंग टुवर्ड्स, राइट? जब हमने ये प्लान किया था इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और कंटेंट के ऊपर, ये वाला पर्टिकुलर कंटेंट क्रिएशन के ऊपर ये पर्टिकुलर सेशन, तो उस वक्त ये इंसिडेंट नहीं हुआ था। बट नाउ इट सीम्स लाइक अक्रॉस द बॉर्डर, पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लुएंसर्स, everybody, right? Normal consumers, every is going party हो रही है और party हो रही है. I have no how to say, no how to say. ठीक है, इंक्लूडिंग अस, हमने भी एक बनाई है। तो व्हाट आई वांटेड टू चेक विद यू गाइस, राइट, सो ये इंस्टेंट फेम ऑब्वियसली हर कोई न्यूज़ पे भी कवर हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई थिंक द लास्ट टाइम आई चेक 2-3 दिन पहले, आई वाज शोइंग माय पेरेंट्स कि भाई कंटेंट क्रिएशन होती क्या है, मैं उनको समझाने की कोशिश करी थी, ये वायरल वीडियोस क्या है, व्हाटएवर। सो आई वाज जस्ट लाइक, ये देखिए 4.7 मिलियन व्यूज हो चुके थे उसके, ठीक है। सो इज देयर अ मेथड टू दिस मैडनेस? ये इज इट फ्लूक, ये मिरेकल है, ये कोई जादू की छड़ी है? सो यू नो व्हाट डू यू थिंक, अचानक से क्या चीज ऐसी होती है जो क्लिक कर जाती है हमारी ऑडियंस को? यार बेसिकली इसमें चीज़ ये है, देखें, कंटेंट क्रिएशन जो है ना वो सिखाई नहीं जाती, ठीक है। कंटेंट क्रिएशन एक शौक का नाम है, ठीक है। मुझे कंटेंट क्रिएशन का शौक था, लेकिन मेरा अपना ये मसला था कि मैं स्टार्ट में कैमरा शाय था। इन 2016 जब मैं कंटेंट क्रिएशन वाली फील्ड में आ रहा था तो मैं खुद कैमरा शाय था, और मुझे पता था कि मैं कैमरा के सामने खुद नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे कंटेंट बनाने का शौक था। तो मैंने अवामी स्टार्ट किया था। अवामी बेसिकली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म था जो सोशल इश्यूज के ऊपर हम एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म्स बनाते थे। तो शॉर्ट फिल्म्स में लिखता था, एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म्स में लिखता था, और उन शॉर्ट फिल्म्स को हम बनाकर लॉन्च कर देते थे। और पूरे पाकिस्तान में 10 स्टार्टिंग में कम व्यूज आते थे, फिर 10 लाख, 15 लाख व्यूज, 25 लाख। हमारी जो हाईएस्ट व्यूअरशिप गई थी, जो यूके, यूएसए, पाकिस्तान, हर जगह पे वो वायरल चली गई थी वो वीडियो, वो 7.6 मिलियन तक गई थी, ठीक है। तो जो बेसिकली ये अब आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, या ये जो जिस ट्रेंड की आप बात कर रहे हैं, इससे पहले एक स्टार्ट हुआ था, मोमिन साकिब मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, उसका वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, ठीक है। आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल आ रही है। तो यस। उसकी वीडियो वायरल हुई। तो ये जो ट्रेंड बीच में से एक आता है, ये बेसिकली जो कंटेंट बना रहा होता है ना, उसको भी नहीं पता होता कि ये चीज वायरल चली जाएगी,
ठीक है, ये आपका आप कॉन्स्टेंटली कंटेंट बनाते जाते हैं और जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके साथ ये होता है कि अगर उन्होंने 25 वीडियोस भी बनाई है ना और उनका 1000 सब्सक्राइबर है, उनकी अगर 26 वीडियो वायरल चली गई है या थोड़ी सी उसको लोगों ने ज्यादा देखना स्टार्ट कर दिया है, तो ऑटोमेटिकली पिछली जितनी वीडियोस हैं उनके ऊपर भी आपके व्यूअरशिप बढ़ जाती है। तो कंटेंट क्रिएशन बेसिकली नाम ही इसी चीज का है कि आपको नहीं पता चलेगा क्या, किसी के पास इस जादू की छड़ी नहीं है या उसको पता नहीं है कि ये चीज चलेगी तो मैं ये चीज बना दूं। आप अपनी नीश में काम करते रहते हो, कोई एक वीडियो आपकी वायरल चली जाती है जिसकी वजह से आप टॉप कंटेंट क्रिएटर्स में आ जाते हैं और पिछली जितनी वीडियोस हैं वो भी आपकी उसके साथ ही चली जाती हैं। अभी यही जो गीना है, जो जिनकी आप बात कर रही हैं, पार्टी हो रही है, इनका नाम है गीना। अब इनके जिस ट्रेंड से पहले 1,25,000 इंस्टा के फॉलोअर्स थे, ठीक है, और जब से ट्रेंड स्टार्ट हुआ फिर इधर से इंडिया गया, इंडिया के बाद आज वो 9,70,000 उनके फॉलोअर्स हो चुके हैं ऑन इंस्टाग्राम। तो विद इन 10 डेज उनके 8-9 लाख फॉलोअर हो चुके हैं और पिछले 2-1 साल से वो कंटेंट बना रही हैं। तो और भी उनको ज्यादा एक्चुअली मैं देख रही थी उनकी हिस्ट्री में 2015 that's when she started, so it required a lot of time before. उन्होंने 2017 में वीडियोस का स्टार्ट किया था। लेकिन अभी भी कितने कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ जिनका कंटेंट बहुत अच्छा है लेकिन अभी भी 30-40 हजार 50 हजार पे बैठे हुए हैं। ठीक है, सो इट डिपेंड्स के वो कब मतलब आपको कॉन्स्टेंटली खुद मेहनत करनी पड़ती है। आपको नहीं पता कि कब कौन सी चीज चली जाएगी या कौन सी चीज वायरल हो जाएगी। और दूसरा इनका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है जो मोहम्मद साकिब के ट्रेंड पे नहीं था और जो अभी न्यू ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है कि पहले ये होता था कि लोग वीडियोस डालते थे, ठीक है, मतलब अगर किसी लॉलीवुड ने डाल दिया, बॉलीवुड ने डाल दिया, किसी ने भी अगर कोई ट्रेंड स्टार्ट हुआ वो वीडियोस डायरेक्टली उठाकर पेजेस पे कॉपी पेस्टिंग स्टार्ट हो जाती थी। ठीक है, लोगों को पता नहीं होता था इस वीडियो का ओरिजिनल क्रिएटर कौन है, जिसने ये वीडियो बनाई है वो बंदा कौन है। ठीक है, मोहम्मद साकिब का डायलॉग आज भी फेमस है कि वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये मोहम्मद साकिब है। ठीक है, या उसकी फॉलोइंग आज भी 2,96,000 है। इस ट्रेंड के बाद हुआ ये है कि जिन जिन पेजेस के ऊपर भी ये वीडियो पोस्ट हुई है वहां पे गीना टैग होती रही है। मायरा खान ने किया है, इंडिया में डली गई है, वो कंटेंट क्रिएटर टैग हुआ है। बेसिकली ये एक मीम थी। मीम जब भी वायरल होती है उसको कंटेंट क्रिएटर को टैग नहीं किया जाता। लोगों को जिस तरह आपको याद हो कि पिछले साल एक बंदा जो ग्राउंड के मिड में खड़ा था कमर पे हाथ रख के और उसकी मीम वायरल हो गई थी। ठीक है, लेकिन उस बंदे को आज तक कोई नहीं पता कि वो बंदा बेसिकली है कौन। तो ये गीना को 2 फायदे थे, एक तो ये कि ये कंटेंट क्रिएटर ऑलरेडी सी कंटेंट बनाती थी और उसके बाद इनको वायरलिटी, इनका फेस या इनका नाम इस वजह से फेमस हो गया कि लोग इनको, ब्रांड्स इनको और हर बंदा इनको टैग करता रहा था। आगे जब का जो कंटेंट आ रहा है अब ज्यादातर लोग काम करेंगे वायरल कंटेंट पे ताकि उनका फेस एक दफा वायरल और ब्रांड्स उनको ऑटोमेटिकली टैग करेंगे। ये जो इन्होंने बेंच है, जो इन्होंने एक वो रख दिया कि अब जो भी कंटेंट वायरल होगा, कोई भी मीम भी वायरल होगी, उस कंटेंट क्रिएटर को ऑटोमेटिकली फॉलोइंग मिलना ज्यादा स्टार्ट हो जाए। तो इसके ऊपर मेरा ये टेक था। आप हमजा जी, हमजा, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वुड यू लाइक टू ऐड? नहीं, मैं ऐसी इनकी बात में एक चीज़ इसमें एक और ऐड करना चाह रहा हूँ। कंटेंट बहुत स्टिकी है, अब दिमाग में लोगों के बैठ जाएगा यार पार्टी हो रही है, तो ऑब्वियसली फिर लोग भी उसको चाहेंगे रिक्रिएट करें अपने अंदाज में। तो अब एक ज़माने में मुझे याद है 2-3 साल पहले मुझे वो वाली वीडियो बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगी थी। वो अगर इफ़ यू गाइस रिमेंबर, अबे गायें आ रही है भागते हुए वाली, वो वाली वीडियो जो थी उसमें भी काफ़ी मतलब देयर वाज नथिंग, मतलब वो बंदा कोई कंटेंट क्रिएटर भी नहीं था, ही वाज बेसिकली जस्ट एन जर्नलिस्ट। सही है, उसके साथ उसकी एक वीडियो बस इस तरह से वायरल हो गई। जो उसने बात बोली थी दैट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड, मतलब उसने एक्सपेक्ट शायद नहीं किया था यार मैं इतना वायरल हो जाऊंगा ये वाली बात से। तो वो ये हेलो, आपकी थोड़ी सी स्क्रीन अटक रही थी, बट इट्स ओके नाउ। अच्छा, ओके। तो वही वाली बात है कि द कंटेंट नीड्स टू बी वेरी स्टिकी, मतलब कि लोगों के दिमाग में बैठ जाएगी किसी तरह से। अगर वो बैठ गई दिमाग में देन फिर वो उसके बाद फिर लोग इसको मतलब अपने साथ रिलेट करते हैं और फिर शेयरिंग वगैरह होती है। तो ऑब्वियसली फिर कंटेंट क्रिएटर का भी इसमें नाम बन ही जाता है इसमें। लाइक मुझे याद है कि मेरी हुंजा वाली एक पिक्चर थी, तखत की पिक्चर थी, बहुत ही जेनेरिक सी पिक्चर थी, लेकिन 2-3 लोगों ने उसको कहीं शेयर कर दिया और मेरा मेंशन कहीं था नहीं उस टाइम, मैंने वाटर मार्क भी कहीं नहीं लगाई थी पिक्चर को, और वो
उन जगह काफ़ी बड़े पेजेस में उसको शेयर किया गया, काफ़ी मेन स्ट्रीम पेजेस में भी वो पिक्चर शेयर हुई। मेरा नाम कहीं मेंशन था नहीं उस पिक्चर में, ना ही क्रेडिट कहीं मेरे मेंशन थे उस पिक्चर में। तो अब वो पिक्चर भी मतलब मैंने और भी बहुत सारी पिक्चर्स खींची हैं, लेकिन उस पिक्चर को लोगों ने ज़्यादा वायरल कर दिया, तो यू नेवर नो कि क्या मतलब लोगों को क्या क्लिक कर जाए इस चीज़ की। बट आई थिंक एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पे विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक वी मस्ट आंसर इट, ठीक है, बिकॉज इमरान साहब कह रहे हैं सो कंटेंट क्रिएशन इज लक ऑल टुगेदर टू बिकम अ हिट समहाउ, सो आई लाइक यू गाइस टू रिस्पॉन्ड टू दिस। इसमें नहीं, ये लक नहीं है। बेसिकली मैंने पहले जिस तरह बताया ना, कंटेंट क्रिएशन एक शौक का नाम। आप बाय फोर्स एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ और मैं कंटेंट अगर मैं ज्यादातर बनाता हूँ स्टार्टअप से रिलेटेड, फंडिंग किस तरह रेज करते हैं, स्टार्टअप्स क्या होते हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। मैं अब गीना की मैंने वीडियो देख ली और मैं उस तरह की वीडियो बना दूं, मैं कभी भी नहीं बना सकता, ठीक है। मैं लेट्स सपोज मैं बना भी देता हूँ, मैं 5 वीडियोस बनाऊंगा, मैं 6 वीडियोस बनाऊंगा, 6 वीडियोस के बाद मेरा कंटेंट खत्म हो जाएगा, मुझे समझ ही नहीं आएगी मैंने क्या करना है, क्योंकि मैं वो बनना चाह रहा था जो मैं नहीं हूँ, नहीं ठीक हूँ। है। तो आप और दूसरा ये है, अच्छा मैं एक जो चीज जिससे स्टार्ट होनी चाहिए थी कन्वर्सेशन या जिससे टॉपिक स्टार्ट होना चाहिए था, वो ये है कि कंटेंट क्रिएटर क्यों बूम पे हैं, या कंटेंट क्रिएशन कितने बूम पे जा सकती है, या कंटेंट क्रिएशन बेसिकली है क्या है, ठीक है। कंटेंट क्रिएटर्स या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये दोनों डिफरेंट है, लेकिन हम इन दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और कंटेंट क्रिएशन बेसिकली पाकिस्तान में ऑनलाइन बाइंग है 4.5%। पूरी पाकिस्तान की आबादी के सिर्फ 4.5% लोग ऑनलाइन बाइंग करते हैं, ठीक है। यूके यूएसए में ऑनलाइन बाइंग है 65%, यूके और यूएसए में, और इंडिया में अराउंड है 30-35%। अब ये कोरोना के बाद ये अराउंड 4.5% से इंक्रीज हुई है ऑनलाइन बाइंग 6.5% पे, ठीक है। इसी वजह से पाकिस्तान की जो और फ्यूचर पाकिस्तान में ये है कि ये ऑनलाइन बाइंग 4.5% से इंक्रीज होनी है टिल 2028 या 30 तक, 4.5% से 30% के दरमियान, ठीक है। इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान की 30% आबादी ऑनलाइन बाइंग कर रही होगी, 70% थ्रू शॉप्स और अदर प्लेटफॉर्म्स बाइंग कर रहे होंगे। अब कंटेंट क्रिएशन या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यहीं पे आती है। आपकी आबादी के 4.5% ऑनलाइन बाय कर रहा है, तो जितने ब्रांड्स हैं वो कोशिश करते हैं कि शॉप्स के थ्रू या किसी और मीडियम के थ्रू, पहले कोशिश करते थे हमारा प्रोडक्ट सेल हो जाए। जैसे जैसे आपकी ऑनलाइन बाइंग ज्यादा होती जा रही है, ब्रांड्स का फोकस ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग की तरफ या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की तरफ ज्यादा होता जा रहा है। आप ये देखें कि कोरोना के बाद जितनी डील्स इन्फ्लुएंसर्स के पास आई हैं वो कोरोना से पहले नहीं थी, ठीक है। तो जैसे जैसे ऑनलाइन बाइंग ऊपर जाएगी, कंटेंट क्रिएटर्स के पास ऑटोमेटिकली ब्रांड्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी अली एक्सप्रेस आ रहा है पाकिस्तान, ठीक है। अमेजोन ने आना है पाकिस्तान, करीम आ चुका है, फूड पांडा आ चुका है। ये जितने ब्रांड्स हैं ये ऑनलाइन और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की तरफ फोकस कर रहे हैं ताकि हमारी ऑनलाइन सेल्स बढ़ती जाए। और इनके आने का मेन मकसद भी यही है कि पाकिस्तान में 4.5% ऑनलाइन बाइंग और ये 2028 तक 30% हो जाए। तो ये जो 4.5 से 30% का जो गैप है ये हमने फिल करते जाना है। ऐसा नहीं है कि जब 30% हो जाएगा तब ये मार्केट में आएंगे, तो इनको बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। जिसने 30% मार्केट उठा ली है उससे वापस मार्केट ग्रैब करने पे। तो अब इन्फ्लुएंसर कहाँ पे यूज हो रहे हैं? इन्फ्लुएंसर्स बेसिकली ये ब्रांड्स जाते हैं इनके पास और अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स के पास और इन्फ्लुएंसर्स के पास कि आप हमारे ब्रांड को प्रमोट करते जाएं। अभी जो कैंपेन चल रही है वो ज्यादा अवेयरनेस कैंपेन्स चल रही है, ठीक है। सेल्स बहुत कम मिल रही है ब्रांड्स को, लेकिन अवेयरनेस उनकी ज्यादा होती जा रही है। जितनी ज्यादा अवेयरनेस होती जाती है, जितनी ऑनलाइन बाइंग बढ़ती जाएगी, इनका यूजर ऑनलाइन बढ़ता जाएगा। अब हर इन्फ्लुएंसर की डिफरेंट कैटेगरीज है। एक होता है माइक्रो इन्फ्लुएंसर, वो इन्फ्लुएंसर जिनकी फॉलोइंग 5,000 से लेकर ना जिसकी फॉलोइंग 5,000 से लेकर नहीं 1,000 से लेकर 10,000 तक होती है, वो माइक्रो इन्फ्लुएंसर में आता है। इसके पास छोटे मैं इंस्टाग्राम की फॉलोइंग की बात करूं, इनके पास आते हैं छोटे छोटे ब्रांड्स जो 2,000-3,000 में वीडियो बनवा दी, फ्री में कोई प्रोडक्ट भेज दिया और उसको प्रमोट करवा दिया, ठीक है। फिर मिड लेवल इन्फ्लुएंसर आता है जो है 10,000 से 1 लाख के दरमियान। वो इन्फ्लुएंसर जिसकी फॉलोइंग 10,000 से 1 लाख के दरमियान होती है वो होता है मिड लेवल इन्फ्लुएंसर। अब इन इन्फ्लुएंसर्स की भी डिफरेंट टाइप है। फूड इन्फ्लुएंसर्स, फूड ब्लॉगर्स या फूड इन्फ्लुएंसर्स कह लें, टेक इन्फ्लुएंसर्स, डिफरेंट निशेस एंड ई कॉमर्स से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड,
लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर, ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स, तो डिफरेंट कैटेगरीज हैं. अगर ब्यूटी प्रोडक्ट का कोई ब्रांड है तो वो ब्यूटी या लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर के पास जाता है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए. Sure. फिर तीसरी कैटेगरी है, वो आता है मेगा इन्फ्लुएंसर. वो इन्फ्लुएंसर जिनकी 1 लाख से लेकर 10 लाख से ऊपर तक की जो फॉलोइंग होती है वो मेगा इन्फ्लुएंसर में आता है. ठीक हो गया. तो ये तो इन्फ्लुएंसर्स की टाइप होगी. आपने बेसिकली एज ए इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर एक नीश पकड़नी होती है. अगर आप को टैग का शौक है तो आप टैग की नीश पकड़ेंगे, और टैग की नीश के ऊपर मैं इस तरह करता हूँ कि मैं यूके, यूएसए, इंडिया के टॉप कंटेंट क्रिएटर्स या टैग से रिलेटेड लोगों को फॉलो करता हूँ. उनका स्टाइल क्या है, वो वीडियो स्टार्ट कैसे कर रहे हैं, वीडियो एंड कैसे कर रहे हैं, वो वीडियो के मिड में कैसे बोल रहे हैं, उनकी स्क्रिप्ट का फ्लो क्या है, कैमरास कहाँ पे रखते हैं, लाइट्स कहाँ पे यूज करते हैं. ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. आप जितनी ज्यादा रिसर्च करते जाते हो, जितना ज्यादा इन कंटेंट क्रिएटर्स को देखते जाते हो, उतना ज्यादा आपके पास आपका दिमाग खुलता जाता है, आपका कंटेंट बेहतर से बेहतर होता जाता है. तो ये मेरी Ali, टेक. I'm going to stop you here, okay, because we should jump to Samaya as well. But thank you so much, and absolutely correct. So Imran, I hope आपका question answer हो गया कि it's not a fluke. Samaya, thank you for joining us. अभी जो हम डिस्कशन कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि you're on mute by the way. So अभी जो हम डिस्कशन कर रहे थे was around the phenomena that just happened, पॉरी हो रही है, ठीक है, and how did that come about, right? So we were just discussing कि क्या है, was it fluke, is it something that just happened suddenly? So we were just trying to get the take from our from you guys, from the panelists कि क्या आप लोगों का take है. और दूसरा फिर a question came up which was very interesting कि अच्छा चलो तो that means कि ये तो luck है. And then of course Ali spent quite extensively explaining कि नहीं, it's not fluke. There are so many things that you have to put in before you suddenly get to that miraculous let's say that post that changes, that converts suddenly into that goes viral or whatever. So what is your take on this? So I would agree with Ali to some extent that it's not just luck that gets you to become an influencer overnight, right? This girl who created that content that we're talking about right now, she already has been on the influencer path for a while. It's not like she suddenly made this one video with no followers and then she... We are losing you. Your voice is very robotic. Hello. Can you hear me now? Now we can hear you, yes. And now we can't. I'm sorry, I think the internet connection is just misbehaving. Do you want to reconnect? Okay, क्या किया जाए? अच्छा, ये बेहतर हो गया है, ऑलरेडी बेहतर हो गया है, बट आपकी तस्वीर अब नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं है. लेट्स ट्राई एंड ऑब्वियसली क्योंकि हम ये लाइव कर रहे हैं तो ये तो होना ही था कि किसी ना किसी एक का तो इंटरनेट ठीक ना होता, बट कोई बात नहीं. वाइल समया इज ट्राइंग टू कम बैक, हमजा व्हाई डोंट यू आंसर जो आपका जो सवाल आया था इमरान साहब का. मतलब लक के हवाले से सवाल था और डिफरेंट क्वेश्चन. And I think like, so I think that part has been answered, but really what are some of the strategies that people implement, right? कि किस तरह, how do you ensure that actually you are going to get to that point where your content is going to receive those sort of views? It doesn't necessarily have to be Samar, can you hear me now? Now we can hear you, yes, Samaya. All right. Sorry, you were already saying something. No, we were just discussing कि क्या, what are some of the strategies, right? क्योंकि I think that part is answered कि okay, you have to put in a lot of hard work, but वो hard work जो करना है, how can you do it? What are some of the strategies that you can adopt to ensure that at a certain point in time you will become that major influencer, let's say? Okay, so I think one thing, I don't know if you guys have already talked about this or not, but the first thing that you need to think about is what do you really want from this Instagram page that you're creating, right? Like, I feel like people are confused between blogging, content creating, and influencers. These are all three different things. And you need to, and the reason why I say they're different is because your content will be defined by these categories. Like if you want to be an influencer, then you're basically just creating anything and everything within your niche, जो भी आपने pick किया है, whether it's lifestyle, food, a mix of both, or other different areas, and
you're not really essentially writing captions, you're not creating content around, you know, any blog posts or things like that. So you're just essentially an influencer, जो कि Instagram पे ज़्यादातर लोग अब इसी I think direction में है influencer वाली. If you're a blogger, then you obviously need a blog. You need to write somewhere. You need to have other things to, you know, supplement your Instagram page. If you're a content creator, then you're essentially creating content along the lines of TikTok or YouTube or IGTV, something of that sort. And then your primary focus will be on the content side and not on just, you know, being an influencer and doing brand work. So these are some of the things that you need to start off with. फिर दूसरी चीज जो strategy की बात है, you really need to know whether this is a part-time thing for you or a full-time thing, because a lot of people started off as a hobby और उनको लगता है यार it's easy money, हम start करेंगे और you know घर बैठे बैठे पैसा आ जाएगा. It doesn't work like that. You need to start treating it as a full-time job if you want it to pay your bills. If you just want कि चलते फिरते पॉकेट मनी आती रहे तो हाँ पार्ट टाइम करें, आप कोई मसला नहीं है. आपकी ग्रोथ भी बहुत स्लो होगी और आप इसी हिसाब से, you know, you will get branded work काफी slowly. But if you really want to hit it off, you need to be determined and you need to put in that hard work and you need to treat it like a full-time job. And the reason why I say that is because, and I'm just talking about Instagram, right? So with Instagram, उसका algorithm, उसकी सारा the way it works, वो designed इस तरह है कि अगर आप रोज content नहीं post कर रहे, आप रोज की stories नहीं बना रहे, तो आपकी engagement गिर जाती है. अगर आपकी engagement गिर जाती है, आपकी reach गिर जाती है, आप लोगों को नहीं reach कर रहे, आपके followers नहीं बढ़ेंगे. And that's what brands come and see at the end of the day. कि आप कितने बड़े, जिस तरह अभी अली भाई भी कह रहे थे कि you know you need to have there are 3 categories of influencers and brands see you, they categorize you in one of those. आपके followers नहीं है तो आप, you're not growing, right? So so you need to put on that dedication, and it's not as simple as okay, I have an idea, I have an Instagram page, I'm going to put something every day. Then you need to get your basics right कि आपका content जो डाल रहे हैं आप उसी quality, like pictures अच्छी quality की हो, गंदी, you know, like I think you need a separate session for how do you create good quality content. But there are a lot of things that go under it. Then the vibe of your Instagram, like what is your unique selling point? What are you giving that is separate from all these other micro and macro influencers that already exist? And how do you connect with people, or how do you, because when people see influencers, they want people that they can relate to and they can connect with. And that's why it's different from like, you know, Okay, we can't hear you again. Okay, so Hamza, एक specific question भी आया हुआ है, ठीक है? एक तो obviously overall strategies है और एक specific question है about Insta, कि Instagram के ऊपर क्या tips हैं आप लोगों की side से to develop an audience on Instagram? As in to growth, develop an audience. देखिए, I think with मैया की मैं बाद में यही बात ऐड करना चाह रहा हूँ कि I believe it's important for an influencer or a content creator to provide value to his or her follower. अब मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं तो खाली एक फोटोग्राफी का मेरा अकाउंट है, मैं फोटोग्राफी के टिप्स वगैरह मैं दिया करता था लोगों को, तो उससे लोग काफ़ी अट्रैक्ट करते थे मुझसे, काफ़ी मतलब मेरे इसमें फॉलोअर्स भी बूस्ट हुए, काफ़ी पेजेस में मुझे फीचर भी किया गया कि यार दिस गाय इज प्रमोटिंग फोटोग्राफी और सिखा रहा है, ठीक है. तो आई वाज प्रोवाइडिंग वैल्यू. अब ये सारे कंटेंट क्रिएटर पे ही यू नो हम टर्म यूज़ करते हैं इन्फ्लुएंसर का, तो आर वी रियली इन्फ्लुएंसिंग पीपल के यू नो व्हाट टू बाय, व्हाट यू शुड नॉट यू नो अवॉइड स्पेंड योर मनी ऑन. हमें मतलब सही गाइडेंस देनी चाहिए अपने फॉलोअर्स को. इफ़ यू आर यू नो प्रोवाइडिंग वैल्यू टू आवर फॉलोअर्स, देन आई बिलीव के में आपकी ग्रोथ भी काफ़ी आ सकती है इसमें. और भी मतलब ये सारी बातें कि आप अपनी ऑडियंस को आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी चीज़ की. हेलो जी बिल्कुल, we can hear you, Hamza. नहीं वो वीडियो मेरी अच्छा सही है. ओके
So I believe providing value to your and building a better relationship with your followers leads to growth on Instagram. According to me, अगर मैं सिर्फ अपना ही बताऊं, बाकी there are options of collaborating with other content creators जिनकी रीच आपसे ज़्यादा हो कम हो, doesn't matter, आप collaborate करें उनसे, आपको उनकी भी रीच मिलेगी, उनकी भी रीच आपको मिलेगी. It's a win-win situation. Okay, so what would you suggest? जैसे आप collaborations की बात कर रहे हो and with collabs as well. Obviously जो हम बात कर रहे थे अभी के micro influencers एक certain category and different other categories as well. What do you think in your experience? Is it easy enough कि अगर आप एक बड़े influencer के साथ partnership करना चाह रहे हैं, are they open to collaborations? What has your experience been so far? I think it depends कि अब यूजुअली जब भी मतलब मैं तो ज़्यादातर कंटेंट क्रिएटर्स जिनके साथ रहा हूँ, देर मोस्टली फोटोग्राफर्स या वीडियोग्राफर्स. सो जो हमारा इंटरेस्ट होता है हम उसी के ही मुताबिक हम लोग ओपन होते हैं कि यार इस चीज़ पे हम लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं, इसमें ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ये आजकल चल रहा है, ये नया ट्रेंड है, ये इस पे दिस कैन गो वायरल. सो वो डिपेंड करता है कंटेंट क्रिएटर्स पे कि वो किसके साथ कोलैबोरेट करें वो, और अब कि किस तरह से अपना नेटवर्क उन्होंने बिल्ड करना है, किस तरह की ऑडियंस को रीच आउट करना है. लाइक अगर मैं प्रोडक्ट फोटोग्राफी की बात करूँ तो मेरे ज़्यादातर फॉलोअर्स वही होते हैं जो दे आर इनटू प्रोडक्ट फोटोग्राफी. फिर मैं अगर अपनी ऑडियंस में अपनी फीड में पोर्ट्रेट फोटोग्राफी वगैरह स्टार्ट कर दूँ तो एक डिफरेंट रीच आने लग जाती है. जिनको खाली पोर्ट्रेट फोटोग्राफी का इंटरेस्ट है तो वो चीज़ें नेटवर्क बिल्डिंग में मतलब वेरीज मतलब चलता रहता है उसमें काम कि ग्रोथ आपने इस तरह से भी आप कर सकते हैं, उस तरह से भी कर सकते हैं. दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. अच्छा, so by the way, Samaya, जो previous आपकी बात हो रही थी ना, तो Haya also is agreeing with you and she's saying कि obviously content creators need to be very good at presenting things and taking pictures. Often content creators hire photographers, right? So अगर एक छोटा कोई बंद करना चाह रहा है, if somebody is trying to actually become a content creator and then maybe they want or they want to become an influencer and start earning money through advertising different products, etc. How expensive of an endeavor is it? कितनी इनको time तो करना है, of course, right? Ideas भी होने चाहिए, etc. But how expensive is it to set up, some sort of a studio or just get started? Okay, so if you're starting out, I think the first mistake that you're making is you're thinking that you need to be advertising products. The advertising and the working with the brands bit should come much, much later when you have a good amount of posts and you've established a base for yourself. So you have enough followers and they're loyal to you and you have enough original content of your own. Remember that people, when they see ads and they see sponsored content, they get really pissed off. So you want to make sure that you're not doing a lot of that and you're sharing the content that is from you as much as possible before you start doing brand work. So basically the point that I'm trying to make is don't rush into branded work, don't rush into sponsored posts. दूसरी चीज ये कि photography, चाहे वो product photography कर रहे हैं आप या आप अपनी photography करके डाल रहे हैं, you don't really need to hire a photographer. I don't know why people think that a lot of influencers have collaborations with photographers for some specific किस्म की काम, या वो ये करते हैं कि जो fashion influencers हैं उनको आपको नजर आता है कि वो भी after a certain amount of time they've started working exclusively with certain photographers. But generally most of these people have somebody, an Instagram husband, father, sister, somebody at home who's taking their pictures, or they're using tripods. Like I know a lot of influencers who literally use tripods, or they have really good phones, तो वो अपने phone के साथ कहीं पे रख के videos बना रहे हैं, pictures खींच रहे हैं, content. I myself don't have a photographer, so most of my content is taken through tripods and asking somebody at home to take a photograph. So it doesn't have to be an expensive endeavor at all. You literally just need a phone and you need a creative mind to get started on this. And eventually, once you get somewhere, once you have enough number of followers and the sponsored content starts coming, that's when you can start investing in a better camera or working with an exclusive photographer. But again, an exclusive photographer is not an essential aspect of
being an influencer, or you can always work on collaborations. And that's what a lot of influencers do. They collaborate with makeup artists, they collaborate with photographers, with wardrobe pieces, so that they don't really have to pay anything, and they can, it's a win-win for both parties. Yeah, absolutely. So I think even iske andar bhi what we're taking away is कि आपने collaborations bhi jo सोचनी है, be creative as much as possible around that, right? So for a woman, for instance, it could be from makeup to jewelry to what you're wearing to, I don't know, even shoes, etc. I don't know, हाँ, कौन सी चीजें आप करते हैं, like for instance, अगर आप gardening करते हैं, so maybe gardening tools and different tips, seeds, where can you buy those, etc. Sorry, I jumped to gardening. My sister is a micro-influencer in the gardening area, so I just remember. But just quickly to add something, right? Because it can be anything, right? It can literally be whatever is your niche. आप उसके हिसाब से brands ढूंढें, आप उनको खुद reach out करें कि मैं collaborate करना चाह रही हूँ. And again, the focus should not be on selling their products. The focus should be on your content and your idea. And if you can incorporate them in a way where it doesn't look like in your face marketing, then that should work. Absolutely. And जो हमजा ने बहुत अच्छी बात की है, हमजा said कि आपने अपनी community के लिए value create करना है. So at the end of the day, what is the value that you're trying to create? I think that's, that has to be the bare minimum. आपको क्या आता है, or what are you interested in, that you can do it, again and again. जैसे Ali भी कह रहे थे, if you remember, Ali mentioned how after some time your content will dry up if it is not natural and if it doesn't come very naturally to you. Right? So, I think these are very, very important things to remember. वो बीच-बीच में flukes up कर सकते हैं किसी की copy करते हुए, but it can't really, strive for the longer, you can't really survive that way. अच्छा, इसी के हवाले से question भी आया हुआ था हमारे पास Facebook के ऊपर, ठीक है? So he says, we have so much content being stolen from mainstream media. How does it affect digital content creators? So maybe we start with you, Ali, and then we go to Hamza and then Samaya. बेसिकली पाकिस्तान में तो देखें, जब बाहर भी और प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है. अगर फेसबुक के ऊपर आपका कोई, जिस तरह मेरे इतना कंटेंट है जो पेजेस मुझसे बगैर परमिशन के डाल देते थे, फेसबुक का रूल है, यूट्यूब का रूल है, इंस्टाग्राम का भी रूल है. अगर आपका कंटेंट, लेट्स सपोज मेरी 5 मिनट की वीडियो और उसमें से अगर वो 5 सेकंड भी किसी ने चोरी कर दी है ना, तो इनका एक कॉपीराइट फॉर्म होता है, ठीक है? आप उसके ऊपर अपना कॉपीराइट क्लेम करें, आप टाइमिंग बता दें कहां से कहां तक आपका कंटेंट चोरी किया होगा, और वो कंटेंट आपने उस प्लेटफॉर्म के ऊपर पहले अगर डाला हुआ था ना, लेट्स सपोज मैंने फेसबुक के ऊपर एक वीडियो डाली, वो वीडियो में से 10 सेकंड की सीन उठा लिया, पूरी वीडियो उठा ली, मैं उसका लिंक उठाता हूँ, मैं उठाकर फेसबुक को क्लेम कर देता हूँ ये वीडियो मेरी थी, इसमें ये वाला पार्ट इसने वो कर लिया है. उनका एआई सिस्टम चेक करता है कि हाँ वो पार्ट उधर कॉपी हुआ है, तो स्ट्रिक्टली वो स्ट्राइक कर देता उस पेज को कि आपके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुकी है और आपने ये कंटेंट उससे छुपाया था. अगर आपने नहीं किया तो, अगर आपने किया तो आपका वीडियो डिलीट हो रही है विद इन 24 आवर्स. अगर आपने नहीं किया हुआ तो आप भी अपनी जो भी है डिटेल्स वगैरह भेज दें कि आपने पहले डाला है, जो भी है आपने क्रिएट किया तो उसकी सोर्स फाइल भेज दें तो हम चेक कर लें, ठीक है? पाकिस्तान में इतना लोगों को आइडिया नहीं है. यूट्यूब का स्ट्रिक्टली कॉपीराइट का पूरा फॉर्म है, आप फिल करें, विद इन 24 आवर्स वीडियो डिलीट हो जाती है और अगले को मैक्सिमम एक पेज को 3 स्ट्राइक्स जा सकती है. एक दफा दूसरी दफा कॉपी किया, दूसरी स्ट्राइक गई, तीसरी दफा कॉपी किया, उसका चैनल बेशक उसके 25 लाख फॉलोअर्स हैं, 30 लाख फॉलोअर्स हैं, उसका पूरा पेज डिलीट हो जाता है. बिल्कुल ठीक है. और इंस्टाग्राम का भी सेम ये है कि कॉपीराइट फॉर्म्स उनके हैं. हम पाकिस्तानी ज्यादातर कॉपीराइट स्ट्राइक डालते नहीं है या भेजते नहीं. अब एग्जांपल देता हूँ, मेरे एक दोस्त ने यूएसए में का कंटेंट वो चलाता है, वो कॉपीराइट स्ट्राइक डालता है और बड़े बड़े ब्रांड जिन्होंने वो पेज जिन्होंने वो डाली हुई होती है, वो डायरेक्ट नेगोशिएशंस पे आ जाते हैं कि हम $10,000 दे रहे हैं, $25,000 दे रहे हैं, काइंडली अपनी जो आपकी कॉपीराइट की जो ये है ये वापस लें, ठीक है? तो स्ट्राइक वापस ले लें, क्योंकि उनको स्ट्राइक का ज्यादा मसला होता है. अब उनका 50 लाख फॉलोअर हो जाए, 60 लाख फॉलोअर हो जाए, 3 स्ट्राइक पे जाएगा, तो वो डायरेक्टली अपने फर्म के थ्रू या अपने लॉयर्स के थ्रू उसको अप्रोच करते हैं कि आप अपनी स्ट्राइक वापस ले लें. तो इसमें ये होता है कि पाकिस्तान एज अ कंटेंट क्रिएटर पाकिस्तानी खुद जाने देते हैं और आके रोना ज्यादा डालते हैं. मतलब मैं जब स्ट्राइक डालता था तो मैं उस ब्रांड को अप्रोच भी नहीं करता था कि मैं स्ट्राइक डालने में. स्ट्राइक डाल दी, वो ब्रांड मुझे अप्रोच करते हैं, सॉरी भी कहता है, साथ आपको जो उसकी पैसे होते हैं वो भी दे देता है कि यार मैं रिमूव कर रहा हूँ. तो बजाय रोने के और इंस्टा पे आके कि मेरा कंटेंट चोरी कर लिया है और मेरा कंटेंट डाल दिया है, आप डायरेक्टली स्ट्राइक डाल दें, वो ब्रांड खुद आपको अप्रोच करे. ठीक है, थैंक यू अली जी. हमजा, यू वांटेड टू से समथिंग टू दिस आल्सो.
हाँ मैं मतलब मैं तो बहुत शिकार रहा हूँ इस चीज़ का, कंटेंट थेफ्ट का। मतलब मेरे काफ़ी सारे पेजेस हैं मेरे, मेरी फोटोग्राफी इंक्लूड किए विदाउट यू नो सिंगल मेंशन और क्रेडिट वगैरह। तो मैं भी यही करता था, मैं भी था नहीं कि यार कौन एग्जिस्ट करता है, जाके आप रिपोर्ट कर दें। तो मैं सिंपली जाके कमेंट कर देता था कि यार थैंक यू फॉर यूजिंग माय पिक्चर। बस मैं आगे से और कुछ मतलब ड्रामा ऐसा कुछ क्रिएट नहीं करना चाहता था। तो मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं अवॉइड करने But I've got के a लिए। question अगर now. आपको आप अपनी प्रोफाइल में भी श्योर क्वेश्चन। But adding on to that, right? जो आप बता रहे हो, जो अली कह रहे हैं, right? So for instance, अभी एक example लेते हैं, मूरू का content. So unsung heroes, he had produced it already. और अब आपने देखा होगा कि Jio has been using his stuff. I mean, other media, mainstream channels. So अब mainstream channels का क्या किया जा सकता है if they're stealing लेकिन content? लेकिन And ये or do you just say कि okay, जैसे Muru has obviously advertised publicly and said कि यार मतलब content आप लोग copy करते हैं, and you know, so he's advertised it, publicly announced it, but okay, you know, you let it go after that. जैसे आप भी कह रहे थे हमजा कि you would just tell them कि hey, thank you, I'm flattered, you've used my content, okay, and then you're hoping that that may shame them ताकि नहीं, next time ना अगर कमर्शियल लेवल पे आपका काम जा रहा है, आपका काम को यूज़ कर रहा है, मैं अगर अपने एक दोस्त की एग्जांपल लेता हूँ, उसका एक यूट्यूब चैनल है कराची स्ट्रीट व्यू के नाम से, एंड ही हैज़ ओवर 100K सब्सक्राइबर्स। और उसका कंटेंट या यूजुअली ड्रोन शॉट्स वगैरह उस तरह की विजुअल्स होते हैं, तो वो ज़्यादातर न्यूज़ टीवी शोज वगैरह अपने कवरेज के लिए बहुत यूज़ करते हैं। तो अब वो मुझे यही बताता है कि यार जो सैटेलाइट प्रोग्राम है उनका तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन यूट्यूब में तो हम रिपोर्ट कर सकते हैं। यूट्यूब में रिपोर्ट करके इनको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हैं, उनका चैनल भी मतलब ब्लॉक हो सकता है। तो वो आपस में बैठ के फिर निगोशिएट कर लेते हैं आपस में कि यार आपने कंटेंट यूज़ किया, तो एक टाइम स्टैम्प दे देते हैं कंटेंट आप कब से कब तक यूज़ करें उसको, ठीक है। अब वो भी तब की बात है ना जब वो खुद ही जिसने चुराया वो आपसे खुद ही आके एग्री करे। अब जो नहीं कर रहा, तो ये बहुत बड़ा एक मसला इस फील्ड में है अभी कंटेंट थेफ्ट में। ये सैटेलाइट में कोई आपकी टीवी में कोई अगर आपकी फुटेज यूज कर रहा है, देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। मतलब और भी लीगल तरीके होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन अब इतनी फटीग में तो हर कोई पड़ता नहीं है ना कि यार अब मैं जाऊँ यार उस चैनल के पास जाके मेरा एक ज़रा सा एक मिनट का क्लिप चोरी किए मुझसे। अब वो कंटेंट क्रिएटर भी इसमें यूजुअली अवॉइड ही करता है अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बाहर से अगर सा कोई कंटेंट यूज़ कर रहा है। तो मेरे साथ तो यही एक्सपीरियंसेस रहे। मतलब मैं इतना डेप्थ में तो मैं मेरे साथ इतना बड़ा कोई एक्सपीरियंस नहीं। वो मूरो का भी मुझे फ्रेंकली मुझे अभी आपने बताया, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि मूरो का कंटेंट चोरी हुआ था टीवी चैनल में। Yes, अच्छा चले let's so we understand that this is an issue and आप लोगों ने strategies भी बताई हैं. What about making money, right? So एक question भी आया हुआ है ज़ैनब का, हम कैसे social media से earn कर सकते हैं, and generally also monetization के बारे में. So Sumaya, maybe let's start with you this time. Sure. So it depends on the platform, but are we just talking about Instagram right now? So talk about the platforms that you're comfortable talking about. So maybe let's start with Insta, and then if there's Okay. So with Instagram, and I think that pretty much holds true for Facebook as well. There's no monetization ka process that comes from within the platform itself. Like YouTube पे आप videos डालते हैं तो YouTube पे आप वो आपको एक certain views के बाद पैसे generate करना शुरू कर देते हैं. With Instagram आप IGTV आप post जो भी डाल रहे हैं stories उसमें आपको कोई भी platform itself आपको पैसे नहीं दे रहा. So if you want to earn money, you have to do it through branded work, and that branded work basically comes from any brand that's trying to run a digital campaign. It's good to get acquainted with PR agencies. There are a lot of digital PR agencies जो कि एक अपने पास ना database बना के रखते हैं influencers की. और again वो उन्होंने category के हिसाब से बनाई होती हैं because they need influencer in each category for their campaigns. So it's good to get acquainted with them. If you know any influencers, आप उनसे भी कहें कि can you please help me reach out to PR agencies and get me, because काफी time उनको काफी agencies को पता भी नहीं होता कौन-कौन इस वक्त है काम कर रहे हैं Instagram पे. So you start doing sponsored content.
and when you're doing that, it's good to know कि आपने कितना चार्ज करना है, क्या आपका एक क्रेडिट कार्ड आप बनाए अपना, कि आपने IGTV के लिए कितने पैसे चार्ज करने हैं, आपने अगर पोस्ट डाल रहे हैं, स्टैटिक पोस्ट, उसके कितने चार्ज करेंगे, अगर आप वीडियो वाली पोस्ट डाल रहे हैं उसके कितने करेंगे, स्टोरी से कितने, etc etc. So as detailed as possible, make a rate card and then start reaching out to PR agencies. Most of the brands work through PR agencies. I hardly know any many, कभी कभार होता है वो भी, अगर इन्फ्लुएंसर खुद कोई प्रोजेक्ट लेके जाए किसी ब्रांड के पास तो वो उसे खुद से स्पॉन्सर करेंगे, बट अदरवाइज अगर आपने कैंपेन्स का हिस्सा बनना है, which is basically how you earn money on a monthly basis, so then you need to be in touch with PR agencies. Okay, that's awesome. Thanks. I hope that answers your question. जी अली. जी, मेरा स्टांस इसके ऊपर ये, मैं तीनों प्लेटफॉर्म्स बता देता हूँ जहाँ से आप पैसे अर्न कर सकते हो, और पैसे अर्न करना है और कैसे अर्न करना है और उससे पहले करना क्या। अच्छा, फेसबुक की मोनेटाइजेशन ऑन है, लेकिन उसमें आपको सिर्फ यूएस में आपका या यूके में कोई आपका बंदा बैठा हुआ हो जो आपको मोनेटाइजेशन, उसके आईडी कार्ड के ऊपर आपके पेज की मोनेटाइजेशन मिल जाएगी। 1 मिलियन व्यूज के पीछे आई गेस पाकिस्तान में 60,000 रुपीज रेट है, और 60,000 टू मतलब 42 से 70,000 के दरमियान मिलते हैं अगर आपका पाकिस्तानी व्यूवर्स ज्यादा है, और अगर आपका यूके यूएसए का व्यूवरशिप ज्यादा है तो वो मिलते हैं अराउंड 1 मिलियन व्यूज के पीछे 5 से 6 लाख रुपए। ठीक है, But 1 million views collectively or on just one video? Collectively. अगर आप लेट्स सपोज मेरी वीडियो मोनेटाइजेशन ऑन हो चुकी है, मैंने इस महीने में एग्जांपल दे रहा हूँ 20 वीडियोस डाली हैं, तो आप 20 एट द एंड ऑफ द मंथ मेरे बेशक मिलियन ना भी हो, वो 3 लाख भी व्यूज हैं तो मुझे फेसबुक 3 लाख व्यूज के हिसाब से मुझे पेमेंट भेज देगा, वो जो भी उस वक्त रेट चल रहा है। ठीक है, एक तो ये चीज है। फेसबुक के ऊपर भी आपको मिलता है, इंस्टाग्राम के ऊपर, IGTV के ऊपर फेसबुक एड्स टेस्ट ना इंस्टाग्राम एड्स टेस्ट हो रहे हैं इन यूएसए, बहुत जल्दी यूएसए में और यूके में वो लॉन्च हो जाएंगे। उसके बाद पाकिस्तान में अभी तक फेसबुक नहीं आई, 2 साल से यूके यूएसए में लॉन्च हुआ, तो वो पाकिस्तान के लिए फिर भी IGTV पे एड्स नहीं होंगे। उसका भी तरीका ये होगा कि यूएसए में कोई दोस्त या बैठा हुआ है, उसके आईडी कार्ड के ऊपर आपको मोनेटाइजेशन ऑन करके चलाना पड़ेगा। यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी चल रहा है, वो पाकिस्तान में भी ऑन है, वो चल रहा है। दूसरा और इम्पॉर्टेंट चीज ये हमारी, मैं 2009 से लेकर 2016 तक कंटेंट बना रहा हूँ, और मैं सीरियसली इस फील्ड में इस वजह से नहीं आया था कि मैंने इस फील्ड से पैसे अर्न करने हैं। पहले 1.5 साल में मैं आर्टिकल्स लिखते जा रहा था, और 2009 में मैंने स्टार्ट किया, 2011 में मुझे पहला पे चेक मिला था 20 लाख रुपीस का फ्रॉम गूगल, और फिर 25 लाख 30 लाख जितनी पर डे मेरी 1 लाख ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पे जनरेट होती थी। एज अ पाकिस्तानी हमारा मसला ये है कि हम काम स्टार्ट करने से पहले उसमें देखते हैं पैसे, कि इससे पैसे मुझे कितने मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप काम वो पैशन की वजह से करेंगे ना कि यार मुझे कंटेंट बनाने का शौक है, मैंने कंटेंट बनाना है, आप रेगुलरली कंटेंट बनाएंगे, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका कंटेंट भी शो होगा, ब्रांड भी आपके पीछे ऑटोमेटिकली आएगा। ठीक है, सिर्फ ये है कि, और अच्छा, स्टार्ट करने से पहले सिर्फ रिसर्च के लेवल पर ये चेक कर लिया करें कि जिस, लेट्स सपोज मैं टैक्स से रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ, मेरी टैग वाली वीडियो जरूरी नहीं कि वो किसी भी कंटेंट दूसरे कंटेंट क्रिएटर लाइफस्टाइल ब्लॉगर के, तो जो टॉप लाइफस्टाइल ब्लॉगर है उसकी वीडियो अगर 10 लाख लोग पाकिस्तान में देखते हैं, तो जरूरी नहीं कि टैग ब्लॉगर की वीडियो भी 10 लाख देखेंगे। शायद टैग जो उनका हाईएस्ट टैग ब्लॉगर होगा या टैग इन्फ्लुएंसर होगा, उसकी वीडियो 70,000 लोग देखते होंगे, क्योंकि उसकी नीश ही इतनी है। अब जो 70,000 वाला जो टैग इन्फ्लुएंसर है वो टॉप है, तो ब्रांड जितने भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ब्रांड्स होंगे वो 70,000 वाले के पास आएंगे, वो 10 लाख वाला जो लाइफस्टाइल ब्लॉगर है या इन्फ्लुएंसर उसके पास नहीं जाएंगे। उनकी नीश में यही 70,000 वाला टॉप है। तो जरूरी नहीं कि आपको मिलियन ही व्यूज चाहिए ब्रांड्स के पास अप्रोच करने के लिए। आप एक नीश पकड़ें, उस नीश को देख लें कि उस नीश की टोटल ऑडियंस कितनी है। जिस तरह लाइफस्टाइल की ऑडियंस है, एग्जांपल देता हूं 5 करोड़ यूजर हैं जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड कंटेंट देखते हैं। टैग से रिलेटेड एग्जांपल देता हूं 1 करोड़ देखते हैं। एग्जांपल देता हूं कि कोई और, जिस तरह आपने गार्डन की बात की, उससे रिलेटेड टोटल साइज ही 20 लाख है। ठीक है, आप ये देखेंगे आप जो जिस मार्केट को टारगेट करने जा रहे हैं वो टोटल लोग 20 लाख है। उन 20 लाख में से मेरे पूरे 1 साल में अगर 1 लाख व्यूवर्स भी मुझे मिल जाते हैं तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। आपने अपना साइज जरूर देखना होता है। हमारा मसला ये, हम लाइफस्टाइल ब्लॉगर के साथ खुद या इन्फ्लुएंसर के साथ अपना साइज मेजर कर रहे होते हैं। आपकी फील्ड अलग है, उसकी फील्ड अलग है।
ठीक है, आप makes sense, देखें, makes sense. अपनी नीश देख लें, उस नीश में कंटेंट बनाना स्टार्ट करो, कंटेंट भी वो बनाए। एग्जांपल देता हूँ, मैं टैक्स से रिलेटेड बनाता हूँ ना, तो मैं ये देखूं कि यार अगर मैंने ब्रांड्स को अप्रोच करना है तो सबसे पहले मैं ब्रांड्स की स्ट्रेटजी सोचूं कि कौन सा ब्रांड, एग्जांपल देता हूँ हवावे, किस तरह के कंटेंट को यूके यूएसए में स्पॉन्सरशिप देता है, या किस तरह के टैक्स से रिलेटेड इन्फ्लुएंसर्स के पास वो जाता है, उनका कंटेंट क्या है। अगर मैंने स्ट्रिक्टली ही जाना है कि मुझे मेरे पास ब्रांड है और मेरे पास पैसा है, तो अगर आप उनकी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक सॉर्ट ऑफ कंटेंट उनको चाहिए होता है, अगर आप उस तरह का कंटेंट बना रहे हो, आपकी व्यूअरशिप कम भी होगी, वो हवावे भागकर ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा, क्योंकि उसको पता है कि जो चीज उसको चाहिए ये कंटेंट क्रिएटर उस तरह का कंटेंट बनाता है। लेकिन मेरी सजेशन ये होती है कि आप अपनी नीश पकड़ें, आप कंटेंट बनाते जाएं, रिसर्च ज्यादा से ज्यादा यूके यूएसए इंडिया की रिसर्च करते जाएं, उधर के कंटेंट क्रिएटर्स का कंटेंट देखते जाएं, उसको आप बेहतर किस तरह लॉन्च कर सकते हैं वो करते जाएं, ब्रांड्स ऑटोमेटिकली आपके पीछे आ जाते हैं। दूसरी जो सुमैया ने बात की कि मैं खुद पीआर एजेंसी और क्रिएटिव एजेंसी रन करता हूं, हमारे पास भी इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि पूरी लिस्ट मेरे पास बनी हुई है कि अच्छा फूड से रिलेटेड ये ब्लॉगर्स हैं, ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये हैं, लाइफस्टाइल से रिलेटेड ये हैं, जो मेरे पैनल के ऊपर होते हैं, मैं क्लाइंट को वही ब्लॉगर्स पिच करते हैं, पिच करता हूँ कि ये ब्लॉगर्स हैं, ये रेट्स हैं, ये काम ये करते हैं, ये इनका कंटेंट है, ये इनकी चीज है, उनकी जगह पिचिंग हम कर रहे होते हैं। और मैंने जिसको काम दिलवाना होता है या जिसके साथ मेरी ज्यादा कांटेक्ट होता है, मुझे पता है कि इसको मैं इजीली एक्सेस करके काम करवा लूंगा, मैं उनको ज्यादा पिच करता हूँ, उनसे प्रोडक्ट पकड़ता हूँ और कंटेंट क्रिएटर को देकर एग्जीक्यूशन देख लेता हूँ। तो आप पीआर एजेंसीज भी अपनी फील्ड में देख लें कि कौन कौन सी पीआर एजेंसीज हैं, छोटी कौन सी है, बड़ी कौन सी, उनको पिच करना स्टार्ट करें, कंटेंट आप बनाते जाएं और आपके पास आते जाएं। So for our audience, what I will request all three of you guys, Sumaya, Ali and Hamza, कि आप लोग ना अपनी chat के अंदर please mention your Instagram या LinkedIn, whatever the handles are, if people actually want to reach out to you later as well. Ali, separately please आप chat के अंदर डाल दो where your startup videos can be accessible, क्योंकि somebody had asked that question. Hamza, आपसे मैं जो सवाल पूछने लगी हूँ ना, वो है what is the key factor in creating content that sticks but also conveys vital public messages? Sorry, creating content. Creating content that sticks but also conveys vital public message. अच्छा Q&A में you can also see it, but they're asking what is the key factor in creating content that sticks but also conveys vital public messages. Summer, I'm Yes. sorry I'm interrupting, but I will have to leave. Okay. Sorry, was ठीक है, so if thank there's you so much anything, for having no, me. thanks so much for being here. Yeah, thanks a lot. All right, take care. Allah Hafiz. Okay, Hafiz. Lovely having you. All right, so let me just read the question. हाँ, तो एक मैं सजेस्ट करूंगी कि रैपिड फायर जल्दी क्वेश्चंस देख लें अगर आप लोग ना Q&A के अंदर. Content that sticks to vital. So let's try and answer those questions जो ऑडियंस भेज रही है हमें. जी हमजा. Sorry, where do I find the questions? अच्छा Q&A के अंदर लिखा हुआ है. अच्छा चलो, can you see the Q&A? Are you able to see Q&A at the bottom? Yes, explain. Okay, so if you just click on Q&A, then you should be able to see these different questions. खैर ये वाला मैंने क्लिक कर दिया था into answered. तो answered पे क्लिक कर लो क्योंकि मैंने जो था ना जरा ज़्यादा swiftly वो की थी. This is by Sana Ajmal. ठीक है? What's the key factor in creating content that sticks but also conveys vital public messages? And Ali, I would say कि बाकी questions भी पढ़ते जाएं. Key factor मैं इसको वैसे हाँ बताएं. I think video content ज़्यादा attractive होता है कि to convey a very sticky message और public awareness के लिए बाकी engagement पे भी वो depend करती है कि जो Instagram का जो algorithm है आजकल किस तरह वर्कआउट कर रहा है. अब मेरे हिसाब से तो जो वीडियो कंटेंट है दैट नीड्स टू बी वेरी स्टिकी. जैसे वो पार्टी गर्ल वाले ने बनाई थी, आप उसको कन्वे आपने कोई अपनी वीडियो अपनी जो आपने मैसेज कन्वे करना है उसको एज अ वीडियो फॉर्मेट में या पिक्टोरियल फॉर्मेट में भी आप कन्वे कर सकते हैं. आप उसको जिस तरह चाहें तो कुछ लोग उसको थोड़ा क्रिंजी बना के दिखा देते हैं कि यार थोड़ा फन का एलिमेंट डाल दें या सीरियस एलिमेंट डाल दें, तो वो चीज़ें स्टिकी वगैरह में उसमें. हाँ, एक और चीज़ आपका कंटेंट नीड्स टू बी अनएक्सपेक्टेड.
ऐसे मतलब मैं कोई बात कर रहा हूँ और कन्वे करने के लिए मैं कोई मिथ या अर्बन लेजेंड की मैं कोई मिसाल ले दूँ जो लोगों के दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। मुझे पता है मैं कोई इंपॉर्टेंट बात करूंगा तो लोगों के दिमाग में नहीं बैठेगी। अगर मैं कोई कहानी बना के किसी को समझाऊंगा तो वो लोगों के दिमाग में बैठ जाती हैं बातें। तो आप इस तरह अपना कंटेंट स्टिकी करके बना सकते हैं, कोई एग्जांपल स्टोरी टेलिंग से आप करके उसको कन्वे कर सकते हैं अपने मैसेज पब्लिक। Acha, thank you, Hamza. Maybe, so just choose which questions you guys want to answer. I'm just quickly reading out the question. एक question आया हुआ है सादिया का. I am doing social media marketing of a brand January से, लेकिन मेरे Instagram post पे कोई अच्छी engagement नहीं होती और अभी तक सिर्फ 400 followers हैं. वो hashtags भी use करी हैं लेकिन वो काम नहीं करी. तो कह रही है कि please help me and guide me कि मैं अपनी problem कैसे solve करूँ. यार इनकी प्रॉब्लम में ये है ना, हमारा छोटा सा मसला ये है कि हम जो कोई भी ब्रांड आता है उसकी मार्केटिंग करते हुए वो नहीं करते, मतलब रिसर्च नहीं करते। इनका प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा अगर जिस प्रोडक्ट की ये प्रमोशन कर रही है ना उसकी कंपटीशन की सारी रिसर्च कर लें, ठीक है। यूके, यूएसए, पाकिस्तान में और इंडिया में कि उसका जो कंपटीशन है वो ग्राफिकल पोस्ट कैसी निकाल रहे हैं, वो वीडियोस की पोस्ट कैसी निकाल रहे हैं, उनकी बेस्ट कैंपेन वीडियो में कौन सी थी, बेस्ट कैंपेन ग्राफिक्स में कौन सी थी, ठीक है। और उस कंटेंट को मैं अपने क्लाइंट के ऊपर कैसे बीट करवा सकती हूँ, उससे बेहतर कंटेंट में कैसे बनवा सकती हूँ, ठीक है। तो उस तरह का कंटेंट वो डालती जाए और ज्यादातर रिलेटेबल कंटेंट हो। लेट्स सपोज मैं एक ब्रांड की पिक्चर देख रहा हूँ तो मैं उसके साथ कमेंट क्यों करूंगा, अनलेस एंड अनटिल वो चीज मुझे चाहिए नहीं। तो आपको कोई भी कंटेंट डिवाइड करने से पहले उसको 3 फेजेस में डिवाइड करना होता है किसी भी ब्रांड के लिए काम करने से पहले। एक होता है अवेयरनेस कैंपेन ताकि उस ब्रांड, वो जो ब्रांड है उसका लोगो और उसका नाम मैक्सिमम लोगों तक रीच आउट हो, ठीक है। तो अवेयरनेस से रिलेटेड कंटेंट बनाना होता है। फिर दूसरा स्टेज होता है ब्रांड डेवलपमेंट में वो लेट्स सपोज मेरी कंपनी का नाम करीम है, तो मैं सबसे पहले करीम लॉन्च करते हुए मैं करीम का जितना भी कंटेंट है, उसका नाम, उसका टैग लाइन, इस तरह का कंटेंट मैं ज्यादा मार्केट में पुश करूंगा और उसको स्पॉन्सर करूंगा ताकि मेरी कंपनी का नाम लोगों को याद हो जाए। फिर मेरे जो प्रोडक्ट है या जो सर्विसेज मैं दे रहा हूँ उससे रिलेटेड ग्राफिक्स, उससे रिलेटेड वीडियोस वो बनाकर उन लोगों तक पुश करूंगा जिनको मेरी कंपनी का नाम याद हो चुका है, ठीक है। अब आपकी कंपनी का नाम भी याद हो गया, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स भी लोगों को याद हो गए। अब आपने सेल से रिलेटेड कंटेंट बनाना है, सेल से रिलेटेड वीडियो, सेल से रिलेटेड कंटेंट बनाकर उसको पुश करना है ताकि वो लोग जिनको नाम भी पता है, प्रोडक्ट भी पता है, अब वो आपका क्लाइंट बने या वो आपकी सेल्स लें। हम एज अ पाकिस्तानी हमारा मसला ये है कि हम सारी चीजें अवॉइड करते हैं, अवेयरनेस पे काम नहीं करते, डेवलपमेंट पे काम नहीं करते, हम सीधे सेल्स के ऐड चलाते हैं और एट द एंड ऑफ द डे हमारा रोना ये होता है कि सेल्स नहीं आ रही। सेल्स कैसे आएंगी जब तक एक कस्टमर को आपका नाम नहीं पता, आपके प्रोडक्ट्स का नहीं पता, वो डायरेक्ट आपसे कोई चीज बाय क्यों करे, ठीक है। तो ये चीजें जो हमारा एज अ कंटेंट मसला आता है ब्रांड पे काम करने। Okay, Sadia, I hope that answers your question. अच्छा, मलिक अली जुनेद का क्वेश्चन है अबाउट हाउ टीनेजर्स को इतना फेमिलियर नहीं है वो इन द मॉडर्न रिजीम, जो सारे के सारे टूल्स हम यूज़ करते हैं जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, कंटेंट राइटिंग एक्सेट्रा, उनको हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? कोई प्लेटफॉर्म्स अगर ऐसे हों जहाँ पे ये लर्न कर सकें, कोई प्रॉपर चैनल्स हों जहाँ पे ये अपॉर्चुनिटीज यूटिलाइज कर सकें? इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपके सामने आपके पास अवेलेबल है, यूट्यूब। मैं अभी भी सारी चीज़ें अपनी जो भी मुझे लर्निंग मटेरियल होती है मैं यूट्यूब खोल के ही सारी चीज़ें फिगर आउट कर लेता हूँ। तो अब ये बोलना तो सही नहीं कि लोगों को कुछ टूल्स वगैरह नहीं मिल रहे कि किस तरह से मोटिवेट करें। तो आई वुड सजेस्ट कि यूट्यूब में अगर यूट्यूब नहीं जा रहे तो दे आर ऑल्सो lynda.com से भी आप जाके ट्यूटोरियल वगैरह आप सीख सकते हैं, या अगर ट्यूटोरियल नहीं करना चाह रहे आप किसी मेंटर को पकड़ लें अपने साथ, उसके लग जाएं, उसको एक माइंडसेट बना लेना आप अपना कि यार मैंने इस बंदे की तरह बनना है और इस बंदे की तरह बनने के लिए मैंने क्या करना है, वो किस तरह की चीज़ें फॉलो करता है, उसकी तरह वेबसाइट में किस तरह बनाऊँ। कंटेंट राइटिंग के लिए एक टूल आता है गूगल कीवर्ड प्लानर, और उस हिसाब से आप सारी मतलब देखते हैं कि जो ट्रेंड चल रहा है आप उस हिसाब से सारा अपना कंटेंट और फेज वगैरह डिफाइन कर देते हैं। तो आई वुड से कि यूट्यूब इज द बेस्ट टूल राइट नाउ टू लर्न फ्यू ट्यूटोरियल्स वगैरह। एंड आई थिंक बस टीनेजर्स को एक मैसेज जो हम सब दे सकते हैं, मलिक साहब भी और हम सब भी, कि भाई देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क दैट यू हैव टू पुट इन किसी भी चीज़ में अगर एक्सेल करना है, राइट? सो यू हैव टू पुट इट। ये ऑटोमेटिकली जो हमने बात की थी जादू की छड़ी वाली, इसीलिए मैंने बात की थी, बिकॉज देयर इज नो जादू की छड़ी, यू गॉट टू पुट योर एफर्ट एंड हार्ट एंड सोल इनटू इट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं फ्रॉम सादिया. शी इज सेइंग काइंडली गाइड अबाउट हैशटैग्स
on Instagram, I'm assuming. हैशटैग्स का हैशटैग्स हो चुके हैं पुराने, अब हैशटैग्स उन लोगों को नजर आते हैं जो लेट सपोज मैं हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग को के हैशटैग को फॉलो कर रहा हूं ना, तो फिर हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जितने हैशटैग्स वगैरह होंगे वो मेरी टाइमलाइन पे आएंगे। पहले ये होता था, पहले इंस्टाग्राम पे ये होता था कि आप हैशटैग्स डालते थे तो वो ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम पुश करता था। अगर मैं कंटेंट क्रिएटर हूं और किसी ने कंटेंट क्रिएटर से रिलेटेड या कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड मैं कंटेंट ज्यादा देखता हूं, तो किसी ने कंटेंट क्रिएशन का हैशटैग यूज किया हो तो उसका कंटेंट मुझे दिखा देता था। अब अनलेस एंड अनटिल जब तक मैं वो हैशटैग कंटेंट क्रिएशन को फॉलो नहीं कर रहा, तब तक उसके हैशटैग्स मुझे नहीं नजर आएंगे। आप ऊपर से नीचे तक जाए इंस्टाग्राम देखें, आपको हैशटैग्स वाले से रिलेटेड कंटेंट अब नजर नहीं आता। तो हैशटैग्स अब इतने प्रॉपर्ली यूज नहीं हो रहे, इतने प्रॉपर्ली नहीं चलते इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है, क्योंकि इंस्टाग्राम ने स्पॉन्सर्ड एड्स स्टार्ट कर दी और उनके एड्स बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं। तो मतलब और उनके मेन रेवेन्यू वो स्पॉन्सर्ड एड्स हैं। तो वो स्पॉन्सर्ड एड की कोशिश होती है कि कोई भी बंदा हो अपना एड अपना कंटेंट किसी ने दिखाना है, वो स्पॉन्सर्ड एड के थ्रू कंटेंट दिखाए। मेरी भी सजेशन ये होती है कि आपके जब तक 5,000 10,000 फॉलोअर्स नहीं होते तब तक आप एड्स के ऊपर काम करें। हमारी पाकिस्तानी अवाम मुफ्त खाने की बड़ी शौकीन है, तो आप स्पॉन्सर्ड एड्स के ऊपर ज्यादा काम करें और डिजिटल मार्केटिंग सीखें कि कंटेंट को। एग्जांपल देता हूं, अगर एक रूम में अगर मैं मोबाइल के गैजेट्स बेच रहा हूं और एक पूरा हॉल है, एक ये दुनिया एक हॉल समझ लें, इस हॉल में 40 लोग हैं और उसमें से 2 लोग ऐसे हैं जो मोबाइल के गैजेट्स ऑनलाइन खरीदते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सीखकर वो कि अगर उन 40 लोगों में से वो 2 लोग जो गैजेट्स खरीदते हैं, मैंने अपनी ये वीडियो या अपना ये कंटेंट उन 2 लोगों तक कैसे पहुंचाना है, उन 40 को नजर ना आए, उन्हीं 2 लोगों तक नजर आए। ये बेसिकली उन स्पॉन्सर्ड एड्स की गेम है सारी। तो आप अगर आप कपड़े बेच रहे हैं, आप कोई भी चीज बेच रहे हैं, अगर वो लड़कियों के कपड़े हैं तो वो लोग जो वो लड़कियां जो रेगुलरली लड़कियों के कपड़े खरीदती हैं, उसको प्रॉपर्ली टारगेट करें उन एड्स के थ्रू और उन लोगों तक पहुंचे, तो आपकी सेल्स भी आएंगी, आपकी रीच भी बढ़ेगी, आपकी फॉलोअरशिप भी बढ़ेगी, क्योंकि आप अपने एंड यूजर तक पहुंच रही हैं। अगर आपके 5,000 भी फॉलोअर होंगे और आपने वीडियो डालेंगे तो उस वीडियो पे भी आपको 5,000 व्यूज मिलेंगे, क्योंकि आपका जितना कस्टमर है वो आपका एंड कस्टमर है जो उसने उस पेज को फॉलो किया हुआ है। तो एड्स की मेजरली गेम आगे फ्यूचर में भी एड्स की है, कंटेंट की, और कंटेंट के साथ एड्स की। अगर आप कंटेंट अच्छा बनाते हैं और आप 10 लाख लोगों तक वो कंटेंट नहीं पहुंचा रहे यूजिंग ऑर्गेनिकली और थ्रू एड्स, तो आपको पास ब्रांड्स आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाएंगे और आप प्रॉपर्ली मतलब इतनी मेहनत कंटेंट पे करने का फायदा नहीं होगा इन फ्यूचर। Thank you. Okay, so let me ask final question from you guys. आप लोगों की नज़र में, who actually for you guys, right? Who are the top content creators in Pakistan or abroad? यार देखें, हर किसी की डिफरेंट नीश है। मेरे ज्यादातर फॉलो करता हूँ जो स्टार्टअप से रिलेटेड हो, ठीक है, लोग जो लेट सपोज कुछ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हो। मेरा जो फेवरेट है इस फील्ड के अंदर वो मुजम्मिल है, ठीक है, और मुजम्मिल हसन मुजम्मिल है। इसके अलावा इरफान जुनेजो का कंटेंट रिलेटेड टू व्लॉग्स, मुझे उसका कंटेंट पसंद है। रिलेटेड टू बेस्ट स्टोरीज और स्क्रिप्ट, और जिसकी स्क्रिप्ट से लेकर एग्जीक्यूशन तक हर चीज पे परफेक्ट होती है, वो मूरू है। तो आपकी फील्ड से रिलेटेड करता है, आप किस फील्ड की बात कर रहे हैं। और अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं तो डिजिटल मैंने सीखी है गैरी वी से। मैंने सारा कुछ जो है वो गैरी वी से सीखा हुआ है। तो डिपेंड करता है कंटेंट क्रिएटर, आपकी अपनी फील्ड में आपका कोई और फेवरेट होगा। किस फील्ड की आप बात करें, उस फील्ड में कौन बेहतर है, तो वो प्रॉपर क्वेश्चन है। जी हमजा, सेम क्वेश्चन फॉर यू एज वेल। मैं तो आई हैव बीन अ ह्यूज फॉलोअर और ह्यूज फैन ऑफ मूरो एंड जुनैद अकरम। तो कंटेंट क्रिएटिंग के हवाले से, क्योंकि फोटोग्राफी अगर मैं अपनी मतलब नीश के हवाले से कोई कंटेंट क्रिएटर अगर मेरा फेवरेट हो, तो बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं। मैं किसी एक का नाम तो बता नहीं सकता, क्योंकि सब अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, सब अपना अपनी अपनी जगह अच्छा काम कर रहे हैं। आयम खान दानिशा, अगर आप लोग शायद जानते हो नहीं हो, इज ऑल्सो अ फोटोग्राफर एंड अ कंटेंट क्रिएटर। तो मैं उनके काम से भी काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ। उनका भी काम मतलब आई वुड से काफ़ी वर्ड है लेवल का, जुनैद अकरम के लेवल का।
Chale, thank you so much, gentlemen, both of you. If there's anything else that you would like to add before you guys, any parting thoughts, तो वो आप बताइए, and then we're going to, close the session for today. And thank you everybody जो आप attendees हैं, बहुत सारे आपकी तरफ से questions आए, बहुत अच्छा लगा, because I think at the end of the day, and everybody was answering it really comprehensively as well. So special thanks to you guys for taking out time to answer these questions. मैंने एक लास्ट क्वेश्चन टाइप कर रहा था, वो ये भी हो गया, उनका आंसर मैंने दे दिया टाइप करके. सो थैंक यू सो मच, आपने बुलाया. इट वाज अ गुड सेशन. Thank you so much, guys. Okay, and thank you so much to our audience as well. All right then, Khuda Hafiz.